जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है आदि ऐतिहासिक काल। अपन ने जैसे जो हिस्ट्री की शुरुआत की है, हिस्ट्री का जो अपना क्लियर चल रहा है टॉपिक, उसमें अपना जो आज का टॉपिक है आदि ऐतिहासिक काल है। कौन सा काल है? आदि ऐतिहासिक काल, जिसे बोला जाता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इससे पहले अपन कौन सा काल पढ़ चुके हैं? प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ चुके हैं। आज का है आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल जो कि प्राग ऐतिहासिक काल के बाद वाला काल आता है। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक रहेगा सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। दोनों एक ही सभ्यता का नाम है, लेकिन मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसको सिंधु सभ्यता क्यों कहा गया, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया। तो देखिए, इसमें आदि ऐतिहासिक काल में क्या पढ़ते हैं अपन कि इस काल में मानव लिपि लेखन से तो परिचित थे। इस काल में मानव को लिपि लेखन से का परिचय तो था, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। इस काल में जो लिपि लेखन मिला है ना, उसे पढ़ा नहीं जा सका। जैसे मैंने जब आपको इतिहास की शुरुआत कराया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। और प्राग ऐतिहासिक काल में किसी भी प्रकार का, प्राग ऐतिहासिक काल का किसी भी प्रकार का लिपि लेखन नहीं मिला है। लेकिन इस काल का लिपि लेखन मिला है, लेकिन इसे कोई पढ़ नहीं पाया है। तो जो आदि ऐतिहासिक काल है, इसमें क्या आती है? तो आप देखोगे सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। अब सिंधु सभ्यता इसे क्यों कहा गया? क्योंकि इसकी जो जानकारी मिली थी सिंधु नदी के किनारे मिली थी। इसकी जानकारी कहाँ मिली थी? सिंधु नदी के किनारे। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। समझ में आया? ये सभ्यता कहाँ मिली थी? सिंधु नदी के किनारे, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। अब दूसरी बात, इसे बताओ हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? इसलिए हड़प्पा सभ्यता कहते हैं क्योंकि सबसे पहले जो खुदाई हुई थी, उत्खनन कार्य हुआ था, वो हड़प्पा में हुआ था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसका सही नाम क्या होना चाहिए? हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सिंधु सभ्यता भी कहा जाता था, लेकिन इसके बाद और भी नदियों के किनारे जब खुदाई हुई, जैसे कि सिंधु सभ्यता के बाद लोथल जो कि भोगबा नदी के किनारे था, घग्गर नदी के किनारे भी खुदाई हुई, उसके बाद रावी नदी के किनारे भी खुदाई हुई, सिंधु नदी के किनारे भी खुदाई हुई, ऐसी कई नदियां, सतलुज नदी के किनारे भी खुदाई हुई। तो इन नदियों के किनारे भी इस सभ्यता के प्रमाण मिले। तो अब किस किस नदियों का नाम रखेंगे? इसलिए इसका सही नाम क्या मान लिया जाता है कि यह हड़प्पा सभ्यता है। इसका नाम क्या दे दिया गया? हड़प्पा सभ्यता। इसको सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं और हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि सिंधु सभ्यता क्यों बोलते हैं और हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं। इसके बारे में अपन डिटेल में हर एक चीज पढ़ने वाले हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास है कब से कब तक हुआ? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक की समय अवधि जो है, वो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानी जाती है। ठीक है, अब सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता है। सिंधु घाटी जो सभ्यता है ना, विश्व की सबसे पहली प्राचीनतम शहरी सभ्यता है या नगरीकृत सभ्यता है, जिसे अपन कह सकते हैं। एक व्यक्ति थे चार्ल्स मेसन, जिसने 1826 में ही इसकी जानकारी दे दी थी कि इस तरह की कोई सभ्यता है, लेकिन उनकी जानकारी के बाद भी किसी ने इसको ढूंढना उचित नहीं समझा, इस सभ्यता के बारे में जानकारी निकालना उचित नहीं समझा। ठीक है, तो चार्ल्स मेसन नाम के जो व्यक्ति थे, उन्होंने सर्वप्रथम 1826 में ही इस सभ्यता के बारे में जानकारी दे दी थी, लेकिन किसी ने इसकी जानकारी निकालना उचित नहीं समझा। फिर हुआ क्या? सन 1921 में उस समय जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो महानिदेशक थे, महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल। इनके समय पर राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। तो सबसे पहले खोज जो हुई है वो कहाँ पर हुई है? हड़प्पा में हुई है, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और सिंधु नदी के किनारे इसके प्रमाण मिले थे, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। और इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता को सेंधव सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है। मैं आगे आपको डिटेल में बताते चलूंगा कि इसके कई नाम क्या क्या हैं और क्यों हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले खुदाई कहां पर हुई? हड़प्पा में। किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। इनके नाम आपको याद रखना है। अगर पूछा गया आपसे कि सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने और कब दी थी, तो वो दी थी चार्ल्स मेसन ने। कब? 1826 में ही जानकारी मिल चुकी थी। लेकिन 1921 के जो महानिदेशक थे, महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा में, हड़प्पा की खुदाई की। कहां पर? साहनी ने हड़प्पा की खोज की। हड़प्पा की खोज के दौरान इन्हें कई वस्तुएं, कई चीजें मिली, कई खोजने के बाद कई चीजें मिली जिनके वर्णन ये आगे मैं आपको बताता हूं। देखो, हड़प्पा की जो खुदाई हुई वो कब हुई? 1921 में। हड़प्पा की खुदाई कब हुई? 1921 में। ये किस नदी के किनारे था? तो आपको बताना है ये रावी नदी के किनारे था। ठीक है, हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे था। ठीक है, इसकी खुदाई राय बहादुर दयाराम साहनी ने सन 1921 में की थी। किसकी खुदाई? हड़प्पा की खुदाई या उत्खनन बोला जा सकता है। हड़प्पा की खुदाई, इसकी खुदाई दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में की, जो रावी नदी के किनारे पर था। कहां पर? रावी नदी के किनारे। वर्तमान में कहां है ये? तो ये पाकिस्तान इलाके में पड़ता है। अब यहाँ पर कई वस्तुएं मिली। क्या क्या मिला? तो यहाँ पर श्रमिक आवास मिला। क्या मिला? श्रमिक आवास, मतलब जो घर थे वो छोटे छोटे मिले और उन घरों में मजदूरों के सामान मिले, इसलिए उसको मान लिया गया कि ये श्रमिक आवास है। ठीक है। फिर यहाँ पर मिले अन्नागार, अन्न रखने के जो वेयर हाउस टाइप के होते हैं, ऐसे कुछ छोटे छोटे घर मिले, यहाँ पर अपन अन्न रख सकते हैं, ऐसे कुछ प्रमाण उनको मिले। तो क्या मान लिया गया? अन्नागार भी मिला। यहाँ पे लकड़ी के ताबूत मिले, लकड़ी की पेटियां जैसे कुछ मिले। और RA37 कब्रिस्तान, मतलब वहां कब्रिस्तान मिला। सीधी बात, क्या मिला? कब्रिस्तान मिला। तो हड़प्पा की खोज हुई, हड़प्पा की खोज हुई 1921 में। सर्वप्रथम खोज किसकी हुई? हड़प्पा की, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। किस नदी के किनारे थी? तो ये रावी नदी के किनारे थी। इसके बाद हुई मोहनजोदड़ो की खोज। मैं आगे बताता हूं इसके बाद किसकी खोज हुई। तो इसके बाद खोज हुई मोहनजोदड़ो की। खोज हुई 1922 में। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? 1922 में। और इसका उत्खनन किसने कराया? मोहनजोदड़ो सभ्यता का उत्खनन 1922 में राखलदास बनर्जी ने कराया। ठीक है। मोहनजोदड़ो सभ्यता का उत्खनन जो हुआ 1922 में हुआ, और इसकी खोज की राखलदास बनर्जी ने। किसकी खोज? मोहनजोदड़ो की खोज। और ये किस नदी के किनारे मिला? तो ये सिंधु नदी के किनारे मिला। हर सभ्यता, मतलब जो भी प्रमाण मिले हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे मिले हैं। ठीक है। तो ये जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के किनारे मिला। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, लरकाना जिले में है मोहनजोदड़ो। कहां पर है? लरकाना जिले में। कहां पर? सीधी बात, पाकिस्तान में। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? ये पूछा गया है कई बार क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या अर्थ होता है? मृतकों का टीला। यहाँ पर बड़ी बड़ी वस्तुएं मिली, यहाँ पर कई ज्यादा वस्तुएं और बड़ी बड़ी वस्तुएं मिली। जैसे पुरोहित आवास मिले, जो घर मिले ना वो बड़े बड़े मिले, पुरोहित आवास मान लिया गया उन्हें। विशाल स्नान गृह मिला। विशाल स्नान गृह मतलब स्नान करने के जो जगह थी वो बड़ी मात्रा में मिली, मतलब विशाल स्नान गृह, स्विमिंग पूल का आप समझ सकते हो। आदि शिव की मूर्ति मिली। सबसे चौड़ी सड़क मिली। यहाँ पे लगभग 10 मीटर चौड़ी सड़क मिली, लगभग 10 मीटर चौड़ी सड़क मिली। अन्नागार मिला, घर में कुआं मिला, कांस्य की नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति मिली, इसलिए इसे कांस्य युग सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता भी इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि यहाँ कांस्य से बनी मूर्ति मिली थी, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अब इसके बाद देखो अगली खोज हुई रोपड़ में। रोपड़ की खोज किसने की? तो यज्ञदत्त शर्मा ने की। रोपड़ की खोज किसने की? यज्ञदत्त शर्मा ने। वर्तमान में कहाँ? ये पंजाब में। वर्तमान में कहाँ है? पंजाब में। और ये किस नदी के किनारे था? तो ये सतलुज नदी के किनारे था। कहां पर है? पंजाब में। और ये सतलुज नदी के किनारे था। यहाँ पर क्या मिला? तो यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के प्रमाण मिले। यहाँ पर क्या मिला? यहाँ मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण मिले। और ऐसे ही प्रमाण मैंने आपको याद करा हूं कहां पर? बुर्जहोम कश्मीर में, जहां पर मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। अपन ने इसे प्राग ऐतिहासिक काल में पढ़ा है। ठीक है। तो आज अपन पढ़ रहे हैं आदि ऐतिहासिक काल, तो इसमें भी ऐसे प्रमाण देखने को मिले हैं।
इसके बाद देखो चन्नू दड़ों की खोज, चन्नू दड़ों की खोज, इसकी खोज किसने की? तो गोपाल मजूमदार ने। इसकी खोज किसने की? तो गोपाल मजूमदार ने। चन्नू दड़ों की खोज किसने की? गोपाल मजूमदार ने। इसके आप नोट्स बहुत अच्छे से बना सकते हो। चन्नू दड़ों की खोज की गोपाल मजूमदार ने, और ये भी किस नदी के किनारे है? तो ये भी है सिंधु नदी के किनारे। लेकिन यह एक दुर्ग रहित केंद्र था, क्योंकि यहाँ इसे औद्योगिक शहर माना गया है। क्या माना गया है? औद्योगिक शहर। और यहाँ क्या क्या मिला? तो यहाँ मिली है लिपस्टिक, शीशा, मनके और गुड़िया, और कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान। तो ये यहाँ पर वस्तुएं देखने को मिली है, खोजकर्ताओं को ये वस्तुएं मिली है। अब इसके बाद चन्नू दड़ों के बाद किसकी खुदाई हुई? तो कालीबंगा की। और कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी से बनी चूड़ियां। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो आप क्या कहोगे? काली मिट्टी से बनी चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी से बनी चूड़ियां। ठीक है। अब इसकी खुदाई किसने की? तो बी के थापड़ और बी लाल नामक व्यक्तियों ने की। बी के थापड़ और बी लाल नामक व्यक्तियों ने कालीबंगा की खोज की। और ये किस नदी के किनारे है? तो बच्चों ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कहां पर? तो राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। अब देखिए अपन कितनी नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं जिसके साइड में इस सभ्यता की जानकारी मिली। तो हर नदी का नाम तो दे नहीं सकते, इसलिए इसको बोला जाता है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सर्वप्रथम जो खुदाई हुई थी वो हड़प्पा में हुई थी। ठीक है। अब यहां पर क्या मिले? तो हल से जुते हुए खेत के निशान मिले, मतलब ऐसे खेत मिले जिसमें हल जुते हुए थे, ऐसे निशान प्रमाण मिले। ठीक है। यहाँ पर ईटा मिली, हवन कुंड मिला और चूड़ियां मिली। क्या मिली? चूड़ियां मिली। और वैसे तो कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो काली मिट्टी से बनी चूड़ी। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी से बनी चूड़ी। इसके बाद देखो कहाँ खुदाई हुई? तो इसके बाद धोलावीरा, 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 इसकी खुदाई किसने कराई? तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने। किसने कराई? रविंद्र सिंह बिष्ट ने। धोलावीरा की खुदाई की रविंद्र सिंह बिष्ट ने। और यहाँ पर मिला स्टेडियम। यहाँ पर क्या मिला? तो स्टेडियम। बिल्कुल सचमुच का स्टेडियम नहीं मिल गया, लेकिन जो मैदान मिला ना वो उसको देखने पर लगता है कि वो स्टेडियम जैसा मैदान मिला है, इसलिए ऐसा माना गया है कि वहां पर क्या मिला है? स्टेडियम। बीच में ग्राउंड और आजू बाजू बैठने की व्यवस्था, इस टाइप के प्रमाण मिले हैं, इसलिए मान लिया गया कि यहाँ पर क्या मिला है? स्टेडियम। सूरकोटदा, सूरकोटदा की खोज की है जगपति जोशी ने। कहा? किसने की? जगपति जोशी ने। और ये कहां पर है वर्तमान में? तो ये गुजरात में है। और यहाँ पर क्या मिला? तो यहाँ पर घोड़े की अस्थियां मिली, घोड़े की हड्डियां मिली। इससे क्या प्रमाण साबित हुआ? कि उस समय घोड़े उपलब्ध रहे होंगे जब तो उनकी अस्थियां मिली। तो ये इसके बाद देख लेते हैं अपन क्या। अब इसके बाद देखो लोथल, लोथल। तो लोथल सभ्यता का उत्खनन किसने करवाया? तो एस.आर. राव ने भोगवा नदी के किनारे। किसने करवाया? एस.आर. राव ने भोगवा नदी के किनारे। और ये कहां पर है? अहमदाबाद, गुजरात में है। यहाँ पर क्या क्या वस्तुएं मिली? तो सबसे पहले यहाँ पर बंदरगाह मिला। क्या मिला? बंदरगाह। क्या मिला? बंदरगाह। यहाँ पर सिंधु सभ्यता का बंदरगाह मिला। और यहाँ पे जो उनके घर थे उनके दरवाजे मुख्य सड़कों पर खुले मिले। आगे मैं बताऊंगा कि सिंधु सभ्यता का जो नगर था, जो सिंधु सभ्यता थी, वो क्या करती थी? अपने घर के दरवाजे सामने ना खोलकर साइड में गलियों में खोला करते थे। लेकिन ये जो लोथल में उत्खनन हुआ तो यहाँ पर जो घर मिले, यहाँ के दरवाजे सामने की ओर खुले मिले, मेन मुख्य सड़कों पर खुले मिले। तो यहाँ पर एक नई बात देखने को इनको मिली थी। ठीक है। अब इनका सामाजिक जीवन कैसा था? किसका? सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था? तो ये मात्र सत्तात्मक थे, ये माता को पूजते थे। क्या थे ये? मात्र सत्तात्मक थे। ठीक है। और इसकी समाज की सभ्यता को 4 वर्गों में बांटा था। विद्वान वर्ग, विद्वान वर्ग, योद्धा, योद्धा वर्ग, व्यापारी और शिल्पी वर्ग, जो व्यापारी थे, और श्रमिक वर्ग। तो इनके जो समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था। इनका भोजन कैसा था? तो इनका भोजन शाकाहारी भी था और मांसाहारी भी था, क्योंकि इससे पहले जो प्राग ऐतिहासिक काल में अपन ने पढ़ा था, प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाण काल और ताम्र काल। पाषाण काल में जो पूरा पाषाण काल था वहां पर अपन ने देखा उस समय का मानव आदि मानव था जो कि पूरा मांसाहारी था, शिकार करके ही अपना जीवन व्यतीत करता था। लेकिन यहां तक आते आते उन लोगों ने क्या किया था?
मतलब कृषि करना प्रारंभ कर चुके थे। तो ये कृषि भी करते थे, तो ये अनाज भी खाते थे और मांस भी खाते थे, इसलिए इन्हें कहा जाता है कि ये शाकाहारी भी है और मांसाहारी, दोनों प्रकार का भोजन करते थे। कौन? सिंधु सभ्यता के लोग। अब इसके बाद इनकी शवाधान प्रणाली, ठीक है। शवाधान प्रणाली से आप क्या समझते हो? शव मतलब होता है मृतक व्यक्ति का शरीर। शवाधान प्रणाली, अगर कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसके साथ क्या किया जाता था? तो उसके साथ देखो, यहाँ 3 प्रकार से इनको अंतिम संस्कार किया जाता था। यहाँ पर इस सिंधु सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो 3 तरह से अंतिम संस्कार किया जाता था। सबसे पहला है पूर्ण शवाधान। पूर्ण शवाधान, शवाधान, पूर्ण शवाधान, इसमें मृत व्यक्ति के शरीर को ले जाकर कब्र में दफना दिया जाता था, जमीन में दफना दिया जाता था, ठीक है। दूसरा शवाधान जो था वो बहुत खतरनाक टाइप का था। इसमें क्या करते थे? पहले उस व्यक्ति के शरीर को जंगल में ले जाके छोड़ दिया जाता था और जब पशु पक्षी उस मृत व्यक्ति का पूरा मांस खा लेते थे और केवल अस्थियां बचती थी तो उसकी उस अस्थियों को, हड्डियों को उठाकर लाया जाता था और फिर उसे दफनाया जाता था। तो ये बहुत गंभीर टाइप की व्यवस्था थी उनके समय में। तीसरा होता है दाह संस्कार हुआ करता था, तो इसमें मृतकों को जलाने की परंपरा थी। तो इसमें से 2 परंपरा तो अभी भी वर्तमान में है, जिससे कि कब्र में दफनाना और दाह संस्कार मतलब जलाना। लेकिन जो बीच वाला है आंशिक समाधान, अब पूर्ण रूप से बंद हो चुका है, ऐसा कोई नहीं करता है, लेकिन उस समय के लोग ऐसा करते थे। आगे पढ़ लेते हैं, आगे समझ लेते हैं। तो इनका नगर नियोजन व्यवस्था कैसी थी? सिंधु सभ्यता के लोग, मैंने सबसे प्रारंभ में ही बताया कि सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता विश्व की सर्वप्रथम नगरीय सभ्यता है, प्राचीनतम नगरीय शहरी सभ्यता है। मतलब इनका जो रहने का तरीका था बिल्कुल शहर जैसा था। इनके घर बार और आंगन, घर का बनावट और घर के सामने की सड़कें, घर के सामने की नालियां बिल्कुल एक शहर जैसी हुआ करती थी, ठीक है। तो इनका जो रहने का तरीका था बिल्कुल शहरी टाइप का था, इसलिए इसे शहरी सभ्यता कहा गया। तो क्या देखें अपन? तो सिंधु सभ्यता जो थी, इसमें अपन पढ़ लेते हैं। सिंधु सभ्यता जो थी ना, वो क्या थी? सिंधु सभ्यता नगर विश्व की प्राचीनतम सुनियोजित नगर व्यवस्था थी। सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर व्यवस्था थी इनके पास, ठीक है। दूसरी मुख्य क्वेश्चन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के मकानों का निर्माण पक्की ईंटों का प्रयोग से हुआ था। यहाँ पर जो मकान बने थे ना, कहाँ पर? हड़प्पा में और मोहनजोदड़ो में जो मकान बने थे वो पूरी तरह से पक्की ईंटों के बने थे, पक्के मकान बने थे। इनके घर में, इनके मकान में 4-4, 5-5 कमरे, घर में शौचालय, घर में किचन, अलग से रसोई घर जिसे कहा जाता है, घर में आंगन, घर में कुआं, ये सारी व्यवस्थाएं उनके घरों में मिली है। देखो, सिंधु सभ्यता के मकान के दरवाजे होते थे वो मुख्य सड़कों पर न खुलकर पीछे गलियों में खुलते थे। देखो, ये भी मैंने आपको बताया था कि सिंधु सभ्यता के जो मकान हुआ मिले थे, जो मिले, तो उनके जो दरवाजे हैं वो मुख्य सड़कों पर न खुल के साइड में गलियों में खुले मिले थे। लेकिन अपन ने एक जगह पड़ी, कहाँ? लोथल, गुजरात में। वहां पर जब सिंधु सभ्यता के मकान मिले तो उनके दरवाजे मुख्य सड़कों पर ही खुले मिले। बाकी अधिकतर जगहों पर जो मकान मिले सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के, तो उनके दरवाजे साइड में गलियों में खुले मिले, ठीक है। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़कें मिली, कहां पर? मोहनजोदड़ो में। लगभग कितनी? लगभग 10 मीटर चौड़ी सड़क थी। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मोहनजोदड़ो में जो सड़कें मिली वो सबसे चौड़ी मिली, लगभग 10 मीटर चौड़ी सड़कें थी। इनका घर कैसे हुआ करते थे? तो सामान्यतः मकानों में 4-5 कमरे बनाए जाते थे, घर में आंगन होता था, रसोई घर होता था, स्नान गृह होते थे, घर में कुएं होते थे और बड़े बड़े घरों में शौचालय भी हुआ करते थे। तो इनके घर पूरे बिल्कुल नगर जैसे व्यवस्था होती है वैसे। और इनके घर के सामने की जो नालियां थी वो भी ढकी हुई मिली, उनकी नालियां भी कैसी मिली? ढकी हुई। तो ये पूर्ण रूप से नगर नियोजन व्यवस्था देखने को मिली थी। कौन से काल में? आदि ऐतिहासिक काल में, ठीक है। अब इसके मुख्य पॉइंट जो क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, है ना, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इसके अन्य नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, सेंधव सभ्यता है और कांस्य युगीन सभ्यता है।
ऐसे अन्य अन्य नामों से इसे जाना जाता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता मैंने प्रारंभ में ही बताया कि इनके समय की लिपियां तो मिली है लेकिन कोई इसे पढ़ नहीं पाया है। इनके समय की जो सिंधु सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता थी, इनके समय की लिपियां तो मिली है लेकिन कोई इन्हें पढ़ नहीं पाया। तो सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक थी। इसका मतलब ये एक भाव तो व्यक्त करती थी कि वो कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन कोई इनको समझ नहीं पाया। और इनकी लिपि दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती थी, दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, अब यहाँ पर इनको ये बारे में क्या बताया है कि ये सेंधववासी जो विश्व में थे, इन लोगों ने क्या उगा लिया था? कपास। सबसे पहले इन्होंने कपास उगाया था, इसलिए क्या बोला? सेंधववासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, इसलिए यूनानियों ने इन्हें कपास का नाम क्या रख दिया? कपास का नाम रखा सिंडोम, जिसका अर्थ है सेंधववासियों की उपज। क्या रखा था? सिंडोम, जिसे कहा गया सेंधववासियों की उपज। इन्होंने इनके समय पर कपास उगा लिया था। ठीक है, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब सिंधु सभ्यता के लोग देखिए आप, सिंधु सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, लेकिन इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना। मुख्य काम क्या था? तो ये मुख्य काम करते थे व्यापार। ये कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, लेकिन इनका मुख्य काम था व्यापार करना। ठीक है, ये मापतोल से परिचित थे, लेकिन इस समय तक इनको लोहा नहीं मिला था। इस समय तक अभी तक इनको लोहा नहीं मिला था। ठीक है, अब ये क्या बनाते थे? मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों को सामान्यतः लाल रंग से रंगा गया था, लाल रंग से बर्तन रंगे गए थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में इनके पास जो जानवर मिले, इनकी जो मोहरें थी ना, उसमें कई जानवरों के चित्र मिले, लेकिन किसी भी मोहरों में शेर का चित्र नहीं मिला। इनके समय की जो मोहरें थी उसमें बहुत से जानवरों के चित्र मिले, लेकिन शेर का चित्र कहीं देखने को नहीं मिला। हड़प्पा सभ्यता में मोहरों में सेल खड़ी का इस्तेमाल किया गया। तो बस इतनी जानकारी सिंधु सभ्यता के लिए पर्याप्त है। अगर इतनी जानकारी आपको है तो सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से बने क्वेश्चन आप आसानी से लगा पाओगे, आंसर टिक कर पाओगे। ठीक है, तो अपन ने मैंने आपको बताया, जब इतिहास प्रारंभ किया तो मैंने आपको क्या बताया था? इतिहास। और इतिहास को इतिहास क्यों कहा जाता है? इति मतलब होता है अतीत, और हास से मतलब होता है घटना। अतीत में घटित घटनाओं का विवरण, अतीत में घटित घटनाओं का विवरण ही क्या कहलाता है? इतिहास। और मैंने आपको बताया था कि इतिहास को अपन अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में पढ़ेंगे। ठीक है, अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में पढ़ेंगे? 3 भागों में। तो मैंने पहला भाग कौन सा आपको क्लियर करा चुका हूं इससे पहले वाले वीडियो में? प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में कवर करा चुका हूं। आज का जो टॉपिक था अपना था आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल। तो अपना आद ऐतिहासिक काल आज कंप्लीट हो चुका है। इसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा था? तो इसमें पढ़ा था अपन ने पाषाण काल, ठीक है, पाषाण काल और ताम्रकाल। कौन सा काल पढ़ा था बच्चों? ताम्रकाल। ठीक है, तो इसमें ये 2 चीज अपन पढ़ चुके थे और अपन ने पूरा प्रागैतिहासिक काल को डिटेल में कंप्लीट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, संकल्प एकेडमी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और आपको ये वाला टॉपिक मिल जाएगा पूरा डिटेल में। आप इतिहास जो पढ़ रहे हैं ना, अपन बिल्कुल शुरुआत से पढ़ रहे हैं, आदि मानव से पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, प्रागैतिहासिक काल, जिसमें ताम्रकाल, पाषाण काल और ताम्रकाल मैंने पूरा डिटेल में आपको स्टडी कराया हूं। उसके बाद आज अपना टॉपिक था आद ऐतिहासिक काल, जिसमें आती है सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, जिसके बारे में अपन ने डिटेल में पढ़ा। तो मुझे उम्मीद है कि जितनी भी मैंने जानकारी दी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप ठीक तरह से समझ पा रहे हो, सीख पा रहे हो, तो चैनल को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगला टॉपिक जो आपके पास आने वाला है, अब आने वाला है ऐतिहासिक काल। उसमें क्या पढ़ेंगे अपन? तो वैदिक सभ्यता, फिर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद, मगध महाजनपद, ऐसी कई जनपदें और आगे जो भी जीके के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर आप जीके को, इतिहास को पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं,
अगर इस सीरीज के साथ बने रहना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें 1 बाय 1 हर एक टॉपिक का वीडियो मिलेगा जिससे आपका जीके पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पहला टॉपिक था अपना प्राग ऐतिहासिक काल, ये पूरा कंप्लीट मैंने आपको करा के वीडियो में दे चुका हूँ। दूसरा भाग हो गया आदि ऐतिहासिक काल, और ये भी आज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। धन्यवाद।